नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है और कितना एक्सटेंशन, अध्यक्ष पर कहां टेंशन। पहले देखिए रिपोर्ट, उसके बाद फिर डिबेट की तरफ। जेपी नड्डा को फिर मिला एक्सटेंशन। एमपी में कहा रुका संगठन का एक्शन। अध्यक्ष को लेकर क्या है कोई टेंशन? नवंबर दिसंबर तक मध्य प्रदेश बीजेपी का संगठन पर्व चला। उस वक्त उम्मीद की जा रही थी कि दिसंबर तक मध्य प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। पहले जिला अध्यक्षों के चुनाव में देरी हुई, फिर कुछ प्रदेशों के विधानसभा चुनाव आ गए। उसके बाद कहा गया कि दिल्ली में सरकार गठन के बाद नया अध्यक्ष मिलेगा। फिर होली के बाद की बात भी कही गई। अब होली भी गुजर चुकी है, लेकिन अध्यक्ष की टेंशन खत्म ही नहीं हो रही है। जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 40 दिन के और एक्सटेंशन के बाद क्या वीडी शर्मा को भी प्रदेश में एक्सटेंशन मिलेगा? एमपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर सस्पेंस बरकरार। रेस में शामिल नेता लगातार कर रहे हैं इंतजार। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के चलते लंबा हुआ इंतजार? क्या आरएसएस बीजेपी के बीच चल रही है तकरार? क्या वीडी शर्मा को फिर मिलेगा एक्सटेंशन? क्या कोई नया चेहरा साबित होगा दमदार? अरविंद भदौरिया, हेमंत खंडेलवाल का नाम चर्चा में। गजेंद्र पटेल और सुमेर सिंह सोलंकी भी रेस में शामिल। नरोत्तम मिश्रा के नाम की भी है जोरों पर चर्चा। नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान में हो रही देरी पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। कांग्रेस देरी पर तंज कस रही है, तो बीजेपी इसे पार्टी की प्रक्रिया बताकर पल्ला झाड़ रही है। इस तरह की लड़ाई संगठन के बीच में चल रही है कि टिकाऊ लाल और बिकाऊ लाल दोनों अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं कि बिकाऊ लालों को मिलता है या टिकाऊ लालों को मिलता है या बीजेपी के उस खाटी कार्यकर्ताओं को मिलता है जो कहीं ना कहीं अपने दिन रात करके कि यहाँ तक बीजेपी को लेके आया। पर ये उनका अंदरूनी मामला है, इससे हमें मतलब नहीं। हमें मतलब इससे है कि बीजेपी ने जो सत्ता और सरकार बनाई है, तो वो जो वादे पूरे करे कब करेंगे, इसका जवाब बीजेपी दे, ज़्यादा बेहतर ये है। मुझे लगता है बहुत ही शीघ्र हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और जल्दी ही हम इस प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी चयन लंबित है, वो सामने जल्दी ही आएगा निकलकर। संगठन और अनुशासन का पर्याय कही जाने वाली बीजेपी में संगठन के चुनाव इस बार जरूरत से ज्यादा लंबे खिंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के इंतजार में कार्यकर्ता बैठे हैं, तो दावेदारों की सांसें भी ऊपर नीचे हो रही है। ऐसे में सवाल यही है कि और कितना एक्सटेंशन? आखिर अध्यक्ष पर कहां है टेंशन? जब भी मीडिया यानी हम लोग नाम चलाते हैं, ये हो सकते हैं, पता तो हमें भी नहीं कौन होगा। तो बीजेपी के सीनियर लीडर सोचते होंगे कर चलाइए। आपने राजस्थान में भी क्या सोचा था, क्या हुआ? आपने छत्तीसगढ़ में भी क्या सोचा था, क्या हुआ? आपने मध्य प्रदेश में भी क्या नाम चलाए थे और नाम कौन सा है? निश्चित तौर पर अभी भी ये नाम जो आप देख रहे हैं, इन नाम के अलावा ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई ऐसा नाम आ जाए कि आप और हम कहें कि हाँ था, तो अरे एकदम स्लिप हो गया था, मैं सोच ही रहा था ये नाम हमने क्यों नहीं लिया। या कोई ये भी कह सकता अरे साहब वो तो 3 साल से इन्हीं का नाम था और कुछ नहीं था। लेकिन तब तक गाड़ी बहुत आगे बढ़ जाती है। बहरहाल, पहले बंसल न्यूज़ के सवाल देखते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आखिर कहां फंसा है पेंच? क्या वीडी शर्मा जी को मिलेगा एक्सटेंशन या फिर है कोई और टेंशन? क्या नया फेज भी जीत सकता है प्रदेश अध्यक्ष की रेस? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। जितेंद्र मिश्रा जी हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर, स्पोक्स पर्सन, बहुत स्वागत करता हूं। ब्रज गोपाल लोया जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन, उनका बहुत स्वागत। और जगदीश द्विवेदी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनका भी बहुत स्वागत। और आप सभी को व्यूअर्स के साथ साथ होली की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगदीश जी, पहला सवाल आपसे ही, कैसे देखते हैं आप, एक्सटेंशन मिल सकता है वीडी शर्मा जी को या राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पेंच उलझा है इसलिए ये एक्सटेंशन है, या ये एक्सटेंशन किसी विस्तृत एक्सटेंशन में भी बदल सकता है, या फिर जैसा बीजेपी की रीति नीति है कोई नया नाम भी चौंका सकता है? कोई संभावना हम नहीं छोड़ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? जी
शरद जी, पहली चीज तो ये जो एक्सटेंशन मिलने के पीछे की वजह बहुत सीधी और बहुत साफ है। वो वजह ये है कि बीजेपी संविधान में ही स्पष्ट है कि जब तक आधे से अधिक राज्यों के, भले ही वो आधे से एक ज्यादा हो, कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं तय कर लिए जाते, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो सकता। नहीं। चयन या निर्वाचन, उनके चयन को आप निर्वाचन का शब्द आप दे दें। और अभी की स्थिति यह है बीजेपी की कि जब से चुनाव प्रक्रिया चल रही है, अभी आप उत्तर प्रदेश का देखिए, वहां तो जिलाध्यक्ष ही कई जिलों में तय नहीं हो पाए। ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं पिछड़ी है, इसकी अपनी वजह हो सकती है। यूपी में कारण है, चूंकि कुंभ वहां बहुत लंबा चला, संगठन भी लगा रहा उसमें सरकार के साथ साथ। तो भाजपा के अभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिला के कुल 32 उनकी इकाइयां हैं शरद जी, और इनमें से 8 में के अभी केवल चयन हो पाया है। तो ऐसे में नड्डा जी को एक्सटेंशन मिलना बिल्कुल तय था, क्योंकि जब तक ये प्रक्रिया 15 से 16 राज्यों तक नहीं चली जाती, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन हो नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि 21 से 23 मार्च तक जो बेंगलुरु में संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक है, वो शायद बहुत कुछ संदेश देगी और बहुत कुछ राज्यों में अध्यक्ष कौन होगा इस बारे में भी शरद जी तस्वीर साफ करेगी। लेकिन जो मध्य प्रदेश की बात है जहां तक, तो मध्य प्रदेश में शरद जी बीजेपी बहुत रेस्ट मोड में है। सांसद सारे के सारे उन्हीं के हैं, सरकार उन्हीं की है, नगरीय शहर सरकारें उन्हीं की हैं। तो यहां प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने कोई बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि चुनाव 4 साल नहीं है। तो अब मध्य प्रदेश में, और मेरा अपना मानना, पता नहीं क्यों ये मेरा अपना मानना है कि बीडी शर्मा को और अभी मौका मिलेगा। बहुत जल्दी बीडी शर्मा जी नहीं बदले जा रहे हैं शरद जी। आप जितने भी नाम राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं, हम भी उसे अखबार में लिखते हैं, लेकिन मेरा मानना अभी भी यह है कि बीडी शर्मा जी का बदलाव अभी संभव नहीं है शरद जी। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप, और उसके पीछे आपका अनुभव, आपकी राजनीतिक अनुसंधान की दृष्टि और वरिष्ठ नेताओं तक जो संपर्क आपके हैं, मैं उन तीनों का सम्मान करते हुए इसको बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी के तौर पर देख रहा हूँ। जितेंद्र मिश्रा जी, आप किस तरह देखते हैं? विषय बीजेपी का है, लेकिन वो विषय कांग्रेस का हो ही जाता है, जैसे कांग्रेस का विषय बीजेपी का हो जाता है, क्या कहेंगे? शरद जी, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा देखने में नहीं आया। अमूमन आपने भी देखा होगा, काफ़ी समय आपको पत्रकारिता में हो गया है, भारतीय जनता पार्टी में बड़ी साफ सुथरी चयन प्रक्रिया होती थी। और मुझे ये भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में पेंच कभी उलझता नहीं था, क्योंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी होती थी, जहां नीचे से जो आवाज़ आती थी उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता। ना तो कोई संसाधनों की जरूरत होती थी कि कौन संसाधन वाला बनेगा, कौन रसूख वाला बनेगा। मुझे लगता है क्योंकि वो दौर भारतीय जनता पार्टी का अलग दौर था। आज ये क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी? मुझे बड़ी हंसी आ रही थी जब आप ये कह रहे थे कि राजस्थान का मामला हमने देखा किस तरीके से चयन हुआ वहाँ मुख्यमंत्री का। आप और हम तो चौके चौके, बगल में बैठी सिंधिया जी भी चौंक गई। उन्होंने कहा ये क्या, यहाँ तो विधायक दल बैठा था, मुख्यमंत्री के चयन के लिए रायशुमारी हो रही थी, और एक पर्ची आती है बगल में पकड़ाई जाती है और मुख्यमंत्री बन जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी चीज अब देखने में आ रही शरद जी। भारतीय जनता पार्टी में इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। जैसे अभी द्विवेदी जी ने भी कहा कि जो चयन है उसको भले ही आप निर्वाचन समझ लें, लेकिन निर्वाचन होना आसान नहीं है। आप ये देखिए कि ये भी नहीं सुना हमने कभी कि एक मंत्री कहे कि एक विधायक सागर जिले का भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने में लगा है, वो विधायक कहे कि एक मंत्री सागर जिले का भारतीय जनता पार्टी। तो मेरा ये सब बताने के पीछे कारण शरद जी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब अच्छा नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं दो चीजें इस चुनाव को प्रभावित कर रही है, उनके संगठन को प्रभावित कर रही है। एक तो आजकल जो सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी में जो सत्ता के गुण होते हैं वो आ गए। आप ये देखिए, चाहे विधायक हो अपने हिसाब से मंडल और ब्लॉक तय करवाने का प्रयास कर रहा है। आज चाहे जिलाध्यक्ष हो, आपने देखा ये किसी से छुपा नहीं है किस तरीके की मारकाट मची जिलाध्यक्ष अपने अपने बनवाने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी में कभी सुनने में नहीं आया था। अब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष का चयन को भी इसीलिए रोक पाए, इसीलिए रोका जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक धड़ा वो है जो आपने दरवाजे खोल दिए थे कि आइए हम सबको साथ लेंगे, आज वो आप पचा नहीं पा रहे हैं और वो आपको नहीं पचा पा रहे। ये व्यक्तिगत रूप से मैं जहां तक सोच पाता हूं भारतीय जनता पार्टी के पेच का कारण ये है। लेकिन आप कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है
और अच्छा नहीं चलने के बाद 165 सीट विधानसभा में, लोकसभा में 29 सीट, दिल्ली में जीत, महाराष्ट्र में जीत, आगे की अनंत संभावनाएं, तो क्या फर्क पड़ता नहीं, शरद जी, है? मारकाट मची रहे, हाँ, पंगा होता शरद रहे, जी, लेकिन आप रिजल्ट तो सत्ता 100 में में से 100 लगातार लेके आ बने रहे हैं। रहने के बाद ये संगठन में कुछ कमियां आती हैं, कुछ बुराइयां आती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को भी झेलना पड़ रही है। हाँ, लेकिन ये फिर भी विश्लेषणात्मक विषय है कि इसके बाद भी रिजल्ट इतना अच्छा है। हाँ, क्या कहेंगे लोया साहब, ब्रिजगोपाल लोया जी? जी जी शरद जी, बड़ा आज मेरे लिए प्रसन्नता का विषय रहता है जो जो मेरी पार्टी की आलोचना जितेंद्र मिश्रा जी कर रहे हैं, उसे सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। वो उनकी दृष्टि से आलोचना हो सकती है कि राजस्थान में किस तरह मुख्यमंत्री का चयन हुआ, तो आप शरद जी कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा संभव हो सकता है कि एक ऐसा कार्यकर्ता जो मिनी बस से सफर कर रहा था वो मुख्यमंत्री बन गया। हाँ, तो ये कांग्रेस के लोगों के लिए निश्चित चौंकने और चौंकाने की बात है। मेरी पार्टी तो ऐसे निर्णय करती रहती है। किन किन छोटे कार्यकर्ताओं को संगठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है और सरकार में भी महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। ये अच्छा है, क्योंकि इससे कार्यकर्ता का भाव बना रहता है कि कार्यकर्ता के पक्ष में निर्णय होता है, उसकी क्षमता को पहचानने की कोशिश होती है। और भारतीय जनता पार्टी में एक बात शरद जी है, चाहे हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से लगाकर नरेंद्र मोदी जी तक का काल देख ले, अटल जी और अडवाणी जी का काल देख ले, 3 पीढ़ी नेतृत्व की लगातार विकसित भारतीय जनता पार्टी में और जनसंघ में होती रही है। और यही हमारी ताकत है, यही हमारी क्षमता है कि हमें नेतृत्व उसमें कितना शेष बचा है, इसका भी पार्टी बहुत ध्यान रखती है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अभी अध्यक्ष तो कांग्रेसियों का भी अच्छा ध्यान है लोया साहब, बड़ा अच्छा ध्यान है। हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, आप देखिए तमाम ना, बड़े नेता हैं, इनका भी खूब ध्यान रखा जा रहा है। जी जी देखिए शरद जी, आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह जब पीढ़ी परिवर्तन हुआ, कमलनाथ से और दिग्विजय सिंह से कांग्रेस लेने की कोशिश हुई, जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष बनाया, तो उनकी कार्यकारिणी 1 साल नहीं बन सकी। ये देखिए, ये संघर्ष कभी भारतीय जनता पार्टी में दिखाई नहीं देगा। हम ये नहीं कहते कि सभी कुछ अनुकूल रहता है, परंतु प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पार्टी को संभाले रखने की अद्भुत क्षमता भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि विचारधारा से है। दूसरी जो खास बात है, जो दूसरी सबसे खास बात है कि पिछले वर्षों में मध्य प्रदेश में हम 163 सीट विधानसभा में जीते, 29 सीट लोकसभा में जीते। ये मैं समझता हूं इससे ज्यादा उपलब्धि हमारे लिए ये है कि माननीय वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में 65,000 बूथों पर बूथ समिति बनना और उनको डिजिटलाइज होना, और संगठन ऐप पर आज अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या महासचिव चाहें तो वो सीधे उस बूथ अध्यक्ष को या बूथ के महामंत्री को कॉल कर सकते हैं। ये जो अद्भुत काम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, ये हमें बहुत आगे ले जाता है। देखिए, निश्चित है कि कल कोई अध्यक्ष बनेंगे और बहुत जल्दी बनेंगे, क्योंकि अप्रैल के 15 तक हमें निर्वाचन प्रक्रिया को समाप्त करना है। दूसरी बात, अभी जो राजनीतिक विश्लेषक जी कह रहे थे, मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी कि भारतीय जनता पार्टी में ये नियम है कि जब तक आधे प्रदेशों का चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो ये कम से कम हमारी प्रक्रिया से सब लोग वाकिफ तो हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि 32 राज्यों में हमारी एक्टिव कमेटियां हैं, तो यानी हमारा फैलाव प्रसार, ये देखिए तो आप, ये सीखने लायक है और ये देखने लायक। बिल्कुल, लेकिन हमारी भी चिंता और थोड़ी चिंतन ये भी है कि ब्रिजगोपाल लोया जी जैसे कार्यकर्ताओं पर भी निगाह बराबर बनी रहे, क्योंकि वो कभी कहेंगे नहीं, वो दरवाजे पर नहीं जाएंगे कि मैं अपेक्षित हूँ साहब किसी पद के लिए, लेकिन उनकी मुस्कान जो है, उस मुस्कान में उम्मीद की लौ का तेल हमेशा रहे और उम्मीद का दिया जलता रहे। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सफल होते चले जाते हैं तो कई बार कगूरे चमकने लगते हैं, नींव के पत्थर अंदर और अंदर और अंदर चले जाते हैं। और बीजेपी और जनसंघ की एक पीढ़ी ने ये नींव का पत्थर बनकर ही आज कंगूरे को शोभित किया है। जगदीश जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि बिल्कुल मैं तार्किक दृष्टि से भी देखूं तो मध्य प्रदेश में आखिर हड़बड़ी क्या है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। न निकट में कोई चुनाव है, न कोई संगठनात्मक चुनौतियां हैं मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस विपक्ष के तौर पर बड़ी घेराबंदी करके संकट में डाल रही है, या सरकार के सामने कोई चुनौती दिख रही जहां संगठन को रेस्क्यू ऑपरेशन लाना पड़ेगा। इन परिस्थितियों में, और वी.डी. शर्मा जी लाडले हैं केंद्र के, जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रशंसा हमेशा गाहे बगाहे हमने देखा है,
और मेहनत परिश्रम में ये पार्टी कोई पीछा छोड़ती नहीं। और अब तो ये मान रही है, लोग हम भी ढके छुपे शब्दों में सुनते हैं कि गुजरात मॉडल हो गया लागू, अब मध्य प्रदेश की चिंता नहीं करनी है। जी शरद जी, पहली चीज तो आप बहुत सारे लोग जानते हैं कि वीडी शर्मा जी को 5 साल 1 महीने से, आज पूरा 5 साल 1 महीना हो गया, 15 मार्च है आज, और 15 फरवरी को ही 2000 में वीडी शर्मा जी नए अध्यक्ष बने थे जी। तो मेरा अपना मानना यह है कि आखिर केंद्रीय नेतृत्व को, मध्य प्रदेश को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को कोई चिंता नहीं है। इसलिए नहीं है कि संगठन पिछले 5 सालों में, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से संगठन को चलाया है और संगठन को लेकर लगातार उन्होंने अपनी पूर्ववर्ती परंपराओं को कायम नहीं रखा, उससे आगे बढ़ाया, लगातार प्रवास किए। और चूंकि वो संगठन के ही मूल रूप से व्यक्ति थे, चुनावी राजनीति तो उन्होंने अभी शुरू की 8 साल 10 साल पहले, मूल तो उनका संगठन ही था। बीजेपी विद्यार्थी परिषद में रहे, विद्यार्थी परिषद से बीजेपी में आए। तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में जहां परिवर्तन तब बहुत ज्यादा अवश्य संभावी हो जाता है या केंद्रीय नेतृत्व तो चिंता करता है, जहां परिस्थितियां थोड़ी सी दाएं बाएं होने लगे। यहां सब कुछ बिल्कुल फील गुड में शरद जी चल रहा है। सबसे बड़ी चीज, मैं लोहिया जी से सहमत हूं कि बूथ के भी चुनाव हुए, सारे चुनाव हुए, और मध्य प्रदेश में दूसरी जगह के चुनाव हमने देखे। मध्य प्रदेश में किसी जिला अध्यक्ष के चुनाव में कोई बहुत बड़ा विवाद शरद जी सामने नहीं आया। और फिर राजनीति में जब निर्णय लिए जाते हैं तो वो निश्चित रूप से मजबूरी में नहीं लिए जाते, लेकिन वो प्रभाव कम करने को लेकर लिए जाते हैं। जैसे अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि साहब बीजेपी में ऐसा नहीं होता था, ऐसा होने लगा कि वसुंधरा जी भी कर रही थी। ये राजनीति की शरद जी परपाटी रही है कि आप भजनलाल शर्मा को क्यों चुना। भजनलाल शर्मा को इसलिए चुना कि वहां वसुंधरा जी के प्रभाव को कम करना था। मध्य प्रदेश में अगर डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया तो केवल एक ही संदेश दिया कि एक व्यक्ति को बार बार नहीं, जो व्यक्ति हैं निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें हम नई जिम्मेवारी देंगे। आप याद करिए शरद जी, कांग्रेस भी क्या ये नहीं करती थी? अर्जुन सिंह जी के जाने के बाद अगर मोतीलाल वोरा जी 2 बार चीफ मिनिस्टर बने मध्य प्रदेश के, तो केवल सिंधिया गुट विवाद और अर्जुन सिंह तक के विवाद में ही तो वोरा जी की लॉटरी खुली शरद जी। ये राजनीति में होता रहता है। लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश के सीनियरों की मैं बात करूं, हाँ, गुजरात और राजस्थान दोनों में प्रदेश अध्यक्ष रिपीट कर दिए गए हैं, तो क्या ऐसी संभावना क्यों नहीं हो सकती कि मध्य प्रदेश में भी रिपीट हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और फिर इस बात को मजबूती से बल तो मिलता ही है कि एक ऐसे अध्यक्ष को क्यों बदला जाए जिसके नेतृत्व में 163 सीटें विधानसभा में हैं और 29 सीटें हैं, और अभी केंद्र में निकट में कोई ऐसी व्यवस्था उनके लिए किया जाना उनकी गरिमा और उनके हर दृष्टि से क्या अनुकूल होगी। बहरहाल ये बीजेपी जानती होगी, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें पक्ष में जाती हैं वीडी शर्मा जी के। जी मिश्रा जी, जितेंद्र। नहीं शरद जी, निश्चित तौर पर द्विवेदी जी को मैं सुन रहा था, उनके पास भी पत्रकारिता का लंबा अनुभव है। हमारे साथ तो ये होता था, हम तो इसको स्वीकार करते हैं कि हमने हमेशा क्षेत्रीय नेताओं को बढ़ावा दिया। हमारे पॉकेट्स होते थे, चाहे बिंद की बात करें, चंबल की, जिसे आप लोग कहते थे कि छत्रप, वो हमारे क्षेत्रीय नेता होते थे, चाहे वो जाति विशेष के हो चाहे वर्ग विशेष के हो। उनके माध्यम से हम राजनीति किया करते थे या अपने सेवा के अभियान को चलाया करते थे। हमारे यहाँ ये त्रुटियां हो जाती हैं क्योंकि जब हमने 4-4, 6-6, 8-8 एक प्रदेश में अपने क्षेत्रीय नेताओं को मजबूत करने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जैसा जगदीश जी ने स्पष्ट किया हो जाता है। लेकिन आप तो सिद्धांतवादी अपने आप को बताते थे, आप तो कैडर बेस कहते थे, आप तो विचारधारा की बात करते थे। आज जगदीश जी मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, कम से कम 150 ब्लॉक इनके होल्ड पे गए जो बाद में धीरे धीरे क्लियर हुए। कम से कम मध्य प्रदेश में तो 7-8 जिले होल्ड पर गए। वो भी तो एक बार हमको कारण समझना पड़ेगा कि होल्ड पे क्यों, चुनाव होने के बाद होल्ड पे क्यों जा रहे हैं। होल्ड पे इसलिए जा रहे हैं कि वही गुटबाजी सामने आ गई, वही सांसद, वही विधायक और वही सत्ता में बैठे लोग कहीं ना कहीं बीटो लगा देते, जिसकी वजह से होल्ड पे कई तो ब्लॉकों के निर्णय अभी तक नहीं हुए। जगदीश जी आप भी समझने का प्रयास करेंगे। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि वीडी शर्मा साहब जो है, 1 सेकंड बस, केवल एक बात कहूँ। जी जी, हाँ बोलिए 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 बोलिए। मिश्रा जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी ने एक बार ये कहा था बीजेपी को लेके ही कि जब सत्ता आती है तो बहुत सारी बुराइयां अपने साथ लाती आ गई, तो स्वाभाविक है निश्चित सालों से वही तो सत्ता में है, मैं आपसे जो अनुरोध कर रहा हूं, लोया जी से भी वही बता रहा हूं कि आपके दल में वो बुराइयां आ गई है,
जो लगातार सत्ता में रहने के कारण आती, स्वीकार कीजिए कि आई है हमारे दिल में। और बीडी शर्मा का जहाँ तक जिक्र है, मैं आपको बताऊं, निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान है उनका आशीर्वाद उनके साथ है, लेकिन पेज तो वही फंसा जो आपने बताया कि किसी तरीके से वसुंधरा जी का प्रभाव को कम करने का काम किया था। और स्पष्ट रूप से आप ये बोलिए कि शिवराज सिंह जी का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, हाईकमान को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए एक नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना के कहीं ना कहीं शिवराज सिंह जी के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। और बीडी शर्मा की ताजपोशी रुक गई जो, या बीडी शर्मा को लेकर जो दिक्कतें आ रही है या जो दिक्कत डिले हो रहा है, वो उसके पीछे कारण भी यही है कि सत्ता में बैठी सुप्रीम पावर मध्य प्रदेश की नहीं चाहती है कि बीडी शर्मा दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बने। ये बहुत बड़ा कारण है बीडी शर्मा के लेट होने में। जवाब दीजिए ब्रज गोपाल जी। जी नहीं देखिए जितेंद्र भाई, एक बात को आप समझ लीजिए, हम आपकी बात को, कुछ बातों को स्वीकार करते हैं और बड़े मन से स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जब मैंने ही पार्टी में सदस्यता ली थी तो आज जितनी जगह में 3 मंडल है तब 1 मंडल हुआ करता था, और उस 1 मंडल की 21 लोगों की कार्यकारिणी के लिए हमें लोग ढूंढने पड़ते थे। आज हमारी स्थिति यह है कि उसी जगह में अब 1 मंडल से बढ़कर 3 मंडल हो गए। सत्ता के कारण, मंडल होने के लगातार सत्ता में बने रहने के कारण। लोया जी आप देखिए, मैं आपकी वर्किंग जानता हूँ, विषय नहीं है, मैं बीच में नहीं बोल रहा यार, कैसी बात सुन लीजिए, बोलिए देखिए ना, बोलिए। आज हमारे पास कार्यकर्ताओं की संख्या है और कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ी है, तो एक बात याद रखिएगा, हम अपनी विचारधारा पर कायम रहे हैं इसलिए बढ़ी है, और विचारधारा पर यदि हम कायम रहेंगे तो निश्चित हमारा कुनबा बड़ा होता जाएगा। एक बात और आपसे कह रहा हूं कि जो मैंने पहले कहा था, आदरणीय जैसे बीडी शर्मा जी की आप कह रहे हैं कि उन पर कृपा है, कृपा क्यों है? कृपा कर्मठता से आती है भारतीय जनता पार्टी में, गणेश परिक्रमा से नहीं आती है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी, लोया जी आपने अभी राजस्थान का उदाहरण नहीं देखा? लीजिए भैया, अरे नहीं, मैं आप देखिए, जरा सी गलत बयानी कहीं ना कहीं गलत मैसेज दे देगी। ये तो विवाद का ही विषय नहीं है। अरे मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये कर्मठता थी कि पर्ची से मुख्यमंत्री बना गुजरात में, ये कर्मठता है? अगर आपका ये परंपरा आपके यहाँ भी रही है। मैं स्वीकार कर रहा हूँ, आप भी स्वीकार कीजिए, शरद जी से निवेदन करके। मैं आप भी स्वीकार कीजिए लोया जी। उनकी बात पूरी कर लेने दीजिए, वो हर बात का जवाब देंगे। बोलिए, क्यों नहीं समझते हैं? बोलिए लोया साहब, क्यों नहीं समझते हैं? आपको याद है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग से बीडी शर्मा जी को समय दिया कि इसमें आप प्रेजेंटेशन करके बताइए कि किस तरह मध्य प्रदेश में एक आदर्श संगठन की स्थापना हुई है। 65,000 बूथों में हर बूथ में 11 सदस्य किस तरह एक्टिव हुए, किस तरह उसका डिजिटलाइजेशन हुआ है। तो ये समझने और सीखने की बात है। मैं फिर से आपसे कहता हूं ना, कोई भी भारतीय जनता पार्टी में कृपा इसके कारण नहीं आती है कि वो किसका खास है, कृपा इस कारण आती है कि वो कितना कर्मठ है और संगठन को कितने आगे ले जा सकता है, विचारधारा को जन जन तक पहुंचा सकता है। ये कांग्रेस की तरह हमारा मैकेनिज्म काम नहीं करता है, ये इसका अलग तरीका है और इसे आप स्वीकार करिए। आपके नेता कमलनाथ जी कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत है, और आप लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं, तो थोड़ा अपने नेताओं की मानिए। जितेंद्र जी, नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मदद करने वाले बहुत सारे संगठन हैं, उनसे सीखने की जरूरत है। ऐसा समय समय पर हमारे नेताओं द्वारा कहा गया, और इसमें कोई बुराई भी नहीं। मैं समझता हूं अगर प्रतिद्वंदी से भी कुछ सीखने को मिले तो उसको सीखना चाहिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ इस बात के लिए सहमत नहीं हूं कि अगर भजन लाल शर्मा कर्मठता के आधार पर बने, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं विधायक दल से इतर फैसला लिया गया। मिनी बस में सफर कर रहा था, उसका कौन सा कारण मानेंगे? चलिए साहब, देखिए, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। सबसे बड़ी बात है कि सफलता जो है वो बहुत सारी चीज़ों को ढक लेती है, कोई सवाल नहीं उठता है। जब आपका बच्चा 99% लाता है तो आप क्या उससे पूछते हैं कि तुम रात को क्यों नहीं पढ़ते थे, सुबह 4 बजे क्यों नहीं उठ जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में? सिर्फ नतीजा महत्वपूर्ण होता है। और बीजेपी को जो अंदर से समझते हैं, जगदीश जी मेरा सवाल यही है, प्रधानमंत्री जब आए यहाँ पर इन्वेस्टर मीट के लिए तो कहा यह गया कि सुबह का नाश्ता भोपाल में, दोपहर का लंच बिहार में और शाम की चाय आसाम में। बीजेपी के जितने नेता मध्य प्रदेश में हैं, वो संगठन, वो मुस्कुराते जरूर हैं, लेकिन उसके पीछे होमवर्क का एक ज़बरदस्त बैग उनकी पीठ पर हमेशा रहता है। उनकी मुस्कुराहट, कईयों की मुस्कुराहट में मुझे कहने में संकोच नहीं, दर्द झलकता है कि बियॉन्ड हो रहा है हमारी सीमा से, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि
होमवर्क वही नहीं कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, नंबर 2 अमित शाह जी कर रहे हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं करोगे भाई साहब? और जवाब देना पड़ेगा आपको। ये कहीं बीजेपी की चमकदार सफलता में ये बात कहीं पीछे छिपती है। जी शरद जी, पहली चीज तो आप ये मान के चलिए कि बीजेपी पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा बदली है। ये आप देखा होगा, पिछले 10 साल में बीजेपी को आपको देख के हमेशा लगेगा कि ये पूरे 5 के 5 साल चुनावी मोड में रहती है। जी। चुनाव जीतने के बाद से, इसके खुद मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर रहा हूं, बाकी नेताओं को तो आप छोड़ दें, वो चुनाव जीतने के अगले दिन से ऐसा उनका जो मेहनत करने का सिलसिला चलता है वो ऐसे चलता है कि मानो 1 महीने बाद फिर चुनाव है। अब और नेता वही होता है जो अपने लोगों को समय दे। मैं ये मानता हूं कि कौन प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री मैं बहुत लंबे समय से मैं भी देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति अपने विधायक और सांसदों के साथ बैठे। और शरद जी, एक वाकया इसमें, इसको और आपको सुनाता हूं। ये विधायक जी ने मुझे, मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जब नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंचे थे मिंटो हॉल, तो उनका जो पहला डायलॉग था वो, शरद जी हम मीडिया वालों के लिए आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा था ऐसे कितने लोग इस बैठक, आपको याद होगा मोबाइल तो बाहर जमा कर लिए गए थे, तो बोले ऐसे कितने विधायक बैठे हैं जो पत्रकार मित्रों के बहुत खास दोस्त हैं, सवेरे खबर मैं जो बोलूँ वो अखबार में छप जाएगी। तो बहुत सारे लोग वहां मुस्कुरा दिए, बोले कोई हो तो हाथ उठा दे। तो हाथ किसी ने नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने सहज मानसिकता से कहा कि परिवार की बातें मीडिया में कम आए, ये बेहतर होता है। तो ऐसे नेता जो जब लगातार ये एक बिल्कुल ये लगातार नीचे तक मैसेज जाता है इससे कि जब हमारा प्रधानमंत्री इतनी मेहनत कर रहा है तो प्रदेश अध्यक्ष भी मेहनत करेगा, उसको देख के जिला अध्यक्ष भी मेहनत करेगा, क्योंकि हमेशा प्रेरणा ऊपर से मिलती है, नीचे से प्रेरणा ऊपर नहीं जाती, ऊपर से नीचे आती है। और मेरा केवल और केवल कांग्रेस को एक ही सलाह रहती है, मैं मिश्रा जी के शायद लंबे समय बाद बैठा हूं या लंबे समय बाद बैठा, उनकी मैं साफ गोई को मानता हूं। कांग्रेस के बहुत कम प्रवक्ता ऐसे होते हैं जो सीधी सपाट बात करें और बात को स्वीकारें। मैं जितेंद्र जी की बिल्कुल शरद जी मुक्त कंठ पे तारीफ करता हूं, आज मैं उनके पास बैठा, मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं कांग्रेस को सुझाव केवल यही दूंगा कि आप भी बीजेपी की टैक्टिक्स को अपने बड़े नेताओं से कहिए कि बराए मेहरबानी उनकी भी जो एक बार तकनीक है उसको समझ के देखिए ना। आप अपने बड़े नेताओं से कहिए 24 घंटे कार्यकर्ताओं के बीच में रहें, शायद सिनेरियो बदल जाएगा। कैंपेनर मोदी जो चुनाव के लिए कैंपेन करते हैं वो मोदी इंटायरली डिफरेंट होते हैं। और वही मोदी तीसरे रूप में आए भोपाल में, जब इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन किया तो वो संगठन वाले मोदी थे। यहाँ उन्होंने संगठनात्मक बातों को लेकर, क्योंकि इतना बड़ा अनुभव है उनके पास, ये बीजेपी की ताकत है। ये निश्चित तौर पर कांग्रेस मिस करती है कि संगठनात्मक राहुल गांधी कहाँ हैं, सत्ता की तरफ ले जाने वाले राहुल गांधी कहाँ हैं, अनुशासन के मोर्चे पर खड़े राहुल गांधी कहाँ हैं। एक काबिल लीडर हैं राहुल गांधी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपने बहुत मजबूत प्रतिद्वंदी से सीखने में पीछे नहीं हटना चाहिए। भले ही आप उसको ये ना कहें मैं सीख रहा हूँ, लेकिन उसकी रणनीति को देखना और उसकी अच्छी चीज़ों को अपने भीतर लाना। बीजेपी, मैं ये नहीं कहूँगा कि हारने से डरती है, लेकिन वो अपने कड़वे अनुभवों को लेकर हमेशा सतर्क रहती है। वो मानती है कि सत्ता अपने साथ कई चुनौतियाँ भी लाती है, और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव का हैंगओवर वो तुरंत उतार कर महाराष्ट्र और दिल्ली में फ्लाइंग कलर्स के साथ सामने आती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।